हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर 2 कंडक्ट करने जा रहे हैं। और ज्योग्राफी मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। हम फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, मतलब भौतिक भूगोल का। और भौतिक भूगोल का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान के टॉपिक को हम स्टडी करेंगे टुडे। और उसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें पढ़ने वाली हैं और क्या क्या चीजें हमको कवर करनी है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमको आज पढ़ने और समझने हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है ऊष्मा एवं उसके प्रकार। दूसरा टॉपिक रहेगा पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से पृथ्वी अपना ऊष्मा बजट को मैनेज करती है और मेंटेन करती है। ऊष्मा बजट से संबंधित एक और टॉपिक है एल्बिडो या परावर्तिता गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। अगला टॉपिक रहेगा पार्थिव विकिरण, जिसको क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसी को हम कहेंगे लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण, जिसको हम अपने क्लास के दौरान लेक्चर के दौरान LWR कई बार नोटिस करेंगे। इसके अलावा अवरक्त विकिरण विकिरण जिसे इंफ्रारेड रेडिएशन कहेंगे IR। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है प्रतिलोम विकिरण, जिसको कहा जाता है काउंटर रेडिएशन। काउंटर रेडिएशन को समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और इस ये किस तरीके से प्रतिलोम विकिरण से जुड़ा हुआ है, और हरित गृह गैसें क्या होती हैं और किस तरीके से ये प्रतिलोम विकिरण और पार्थिव विकिरण से कनेक्टेड हैं। और इसी का हम संबंध देखेंगे भूमंडलीय ऊष्मन। जो टॉपिक है भूमंडलीय ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इसका किस तरीके से प्रतिलोम विकिरण पार्थिव विकिरण से संबंध होता है। हरित गृह गैसें मतलब ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से भूमंडलीय ऊष्मन में अपनी भूमिका निभाती हैं और पृथ्वी के ऊष्मा बजट में विसंगति लाती हैं। तो अल्टीमेटली हमको एक टॉपिक कवर करना है ऊष्मा बजट, और हमको ये समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे और ऊष्मा बजट में विसंगति क्या होती है और किस प्रकार से भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को जनरेट करती है। यही भूमंडलीय ऊष्मन लॉन्ग टर्म में हमको जलवायु परिवर्तन के एक मुख्य कारण के रूप में दिखाई देगा। तो हम अपना 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 अलग अलग टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऊष्मा क्या होती है एवं ऊष्मा के प्रकार। सबसे पहले हम समझेंगे ऊष्मा। ऊष्मा मतलब हीट। हीट क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। जो एनर्जी होगी, एनर्जी की कई फॉर्म हो सकते हैं, उसमें से ऊष्मा क्या है? एक फॉर्म है किसकी? एनर्जी की। दूसरा, ये दो वस्तु या पदार्थ एवं प्रणालियों, प्रणाली मतलब सिस्टम्स, प्रणाली मतलब सिस्टम्स कह सकते हैं, बीच स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित को इंग्लिश में देखेंगे तो लिखेंगे ट्रांसफर। पहला, ऊर्जा एक, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा, ये दो वस्तु पदार्थ मतलब दो वस्तुओं के बीच, एक वस्तु दूसरी वस्तु है, पदार्थ या प्रणालियों के बीच में क्या होगी? स्थानांतरित होती है जनरली। तो हमेशा उच्च ऊष्मा से हाई, उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा, जनरली ये उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर स्थानांतरित होगी। ये बात समझ लेनी है, उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा। तीसरा, इसका मापन कैसे होगा? तो इसका मापन करने के लिए हमको मिलती है कैलोरी। इसका जो यूनिट है वो कैलोरी या जूल रहेगा। तो इसका मात्रक क्या रहेगा? कैलोरी और जूल। सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट ऊष्मा के मापन के मात्रक नहीं है या यूनिट्स नहीं है, या इसको सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में नहीं मापते। ये किसका मात्रक है? टेम्परेचर का, सेंटीग्रेड। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऊष्मा के मापन में का मापन कैलोरी या जूल में किया जाता है, ना कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। तो पहली बात तो हमको ये समझ में आ गई कि ऊष्मा क्या होती है? एक ऊर्जा का रूप है, दो वस्तुओं, प्रणालियों या पदार्थों के बीच में स्थानांतरित अर्थात ट्रांसफर होती है। जनरली उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर जाती है। जहां पर अधिक ऊष्मा होगी वहां से
ट्रांसफर होकर के वो निम्न ऊष्मा की तरफ जाएगी। इसका मापन कैलोरी और जूल में करेंगे। इतना ही समझना है, ज़्यादा टेक्निकल या फिजिकल लैंग्वेज में नहीं जाना है या फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं जाना है। अब हमको देखना है कि ऊष्मा के प्रकार क्या होंगे। तो दूसरा टॉपिक है ऊष्मा के प्रकार। तो ऊष्मा के प्रकार सिंपल सा समझना है कि जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट। ऊष्मा देते हैं तो उसका कुछ प्रभाव होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ऊष्मा क्या है, एक तरह की ऊर्जा का रूप है, और किसी भी पदार्थ या प्रणाली या वस्तु को ऊष्मा या ऊर्जा दी जाएगी तो उसका प्रभाव उस पर दिखाई देगा। तो हम ये प्रभाव दो रूप में देखेंगे। पहला रूप होगा या तो उस वस्तु का ताप बढ़ जाएगा। जब किसी वस्तु का ताप बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी वस्तु का ताप बढ़ेगा या घटेगा तो आप उसे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जिस ऊष्मा को आप महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, इसलिए ये ऊष्मा का क्या एक प्रकार है। कैसा प्रकार है कि आप महसूस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। क्यों महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? क्योंकि उसके ताप में परिवर्तन हो रहा है, उसमें तापी परिवर्तन हो रहा है। तापी परिवर्तन हो रहा है तो हम इसको क्यों महसूस और फील कर पा रहे हैं? क्योंकि इस वस्तु के अणुओं या पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हमें टेम्परेचर जो फील हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पदार्थ है जब उसको ऊष्मा दी जा रही है तो उसके जो अणु हैं पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए उसका तापीय परिवर्तन हो रहा है, और तापीय परिवर्तन हो रहा है इसीलिए हम क्या कर पा रहे हैं, इसको महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए इस ऊष्मा को क्या कहा गया है, संवेदनशील ऊष्मा। संवेदनशील, संवेदन क्यों? क्योंकि हम इसको अपनी संवेदनाओं से पहचान पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो इसे संवेदनशील ऊष्मा कहा गया है। इसका इंग्लिश क्या होगा, सेंसिबल। मतलब सेंसिबल क्या है, सेंस कर पाना, सेंसिबल हीट। तो ये एक ऊष्मा का फॉर्म है, इस फॉर्म को क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट। जब किसी वस्तु को हम ऊष्मा देंगे तो उसका प्रभाव हमें दो रूपों में दिखाई देगा। पहला रूप क्या होगा कि उसका ताप बढ़ जाएगा, अर्थात उसे महसूस कर सकते हैं। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है, उस पदार्थ के तापीय परिवर्तन के लिए। क्यों तापीय परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे ऊष्मा देंगे उसके पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी या परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए तापीय परिवर्तन होगा। इसीलिए हम इसको महसूस कर पाएंगे। जब महसूस कर पाएंगे इसीलिए इस ऊष्मा का नाम दिया गया है संवेदनशील ऊष्मा। क्यों? इसको अपनी संवेदनाओं के थ्रू हम जान पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके का तापीय परिवर्तन हो रहा है या किसी प्रकार की ऊर्जा या ऊष्मा इस पर्टिकुलर पदार्थ को या वस्तु को या प्रणाली को दी गई है, इसीलिए इसका नाम हमने संवेदनशील ऊष्मा रखा है। दूसरा क्या प्रभाव होगा, तो अगर एक ऊष्मा हम महसूस कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि दूसरी ऊष्मा में यही बहुत बड़ा अंतर होगा कि हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, उस वस्तु का उस वस्तु या पदार्थ का ताप परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम क्या है, इसको महसूस कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। जब महसूस नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है तो ऊष्मा तो दी जा रही है लेकिन ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम महसूस नहीं कर पाए। तो क्या होगा, कुछ तो कोई ना कोई इम्पैक्ट तो दिखाई देगा, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा उस वस्तु या पदार्थ के ऊपर। तो इस ऊष्मा के द्वारा उस वस्तु पर जो प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा कि ताप में परिवर्तन नहीं हुआ तो नो तापी परिवर्तन,
कोई तापीय परिवर्तन नहीं है, इसलिए महसूस नहीं कर पाए। लेकिन ये पदार्थ के अणुओं के बीच फोर्स को क्या कर देगी, को कम कर देगी। तो इस ऊष्मा से ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस ऊष्मा का कोई ना कोई प्रभाव उस पदार्थ या उस वस्तु पर पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जो भी पदार्थ होगा उसके अणुओं के बीच में क्या होगा, जो उस पदार्थ को ज्वाइंट करके मेंटेन करेगा, उस अवस्था में मेंटेन रखता है, उन अणुओं के बीच में क्या होगा, एक कोहेसिव फोर्स होगा, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या आकर्षक बल कहेंगे। वो आकर्षक बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये आकर्षण बल कम हो जाएगा तो वह वस्तु की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या है कि वो पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेगा। अवस्था परिवर्तन, तो अवस्था को इंग्लिश में लिखते हैं स्टेट। स्टेट में चेंज हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन होगा तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। अब आप समझिए कि मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि वस्तु को जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी तो एक ऊष्मा से ताप में परिवर्तन हुआ, जिसको आपने सेंसिबल हीट समझा। दूसरी वस्तु को ऊष्मा दी, उसके वस्तु या पदार्थ के ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाए, इसलिए हमको इसका आइडिया नहीं लगा कि यहाँ पे कोई ऊष्मा है। परंतु उस ऊष्मा का हमको प्रभाव कैसे दिखाई देगा कि वो पदार्थ पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है कि पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम कर देगी, जिससे क्या होगा, उसकी संरचना में परिवर्तन दिखाएगा। और वो परिवर्तन हमको किस रूप में प्रभावित होगा या हमको सामने दिखा, हम महसूस करेंगे अवस्था के परिवर्तन में। सिंपल आप समझ लीजिए इसको, किसी कोई ठोस वस्तु को आप गर्म करेंगे, गर्म किया, ये ठोस पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में। और द्रव को गर्म करेंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। गैस में सिंपल आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं हिम का या स्नो का या आइस का। आइस को गर्म करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, जल में। जल को परिवर्तित करेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, जल वाष्प में। तो आपने देखा कि इसमें ठोस जब जब इसमें ऊष्मा दी गई तो इसमें ठोस का पदार्थ अर्थात बर्फ का जो तापमान है, टेम्परेचर का 0 डिग्री मेंटेन है, तो 0 डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं आया। 0 डिग्री यहाँ पर मेंटेन रहा जब तक सारी हिम जल में परिवर्तित नहीं हो गई या द्रव में वो पदार्थ परिवर्तित नहीं हो गया। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री मेंटेन रहा, परंतु वो ठोस क्या है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। जो स्नो या आइस है वो जल में परिवर्तित हो गई। फिर हमने उस द्रव को उबाला, अर्थात जैसे जल को उबाला, जल का ही उदाहरण लेते हैं 100 डिग्री पर, तो जल का पूरी उबालने की प्रक्रिया के दौरान जल का तापमान मैक्सिमम 100 डिग्री मेंटेन रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। परंतु जल कहाँ पर, जल किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जल वाष्प में। कब तक मेंटेन रहेगा 100 डिग्री, जल जब तक पूरा का पूरा जल जलवाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। जब जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा तो जलवाष्प का टेम्परेचर उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन इसकी अवस्था के दौरान जब तक जल बाकी रहेगा, जलवाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक जल का जो टेम्परेचर रहेगा, तापमान रहेगा, वो 100 डिग्री ही रहेगा, उसके ऊपर जाकर के उबल नहीं सकता या उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो हिम जब तक बर्फ रहेगी तब तक 0 डिग्री पर मेंटेन करेगी। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु उसकी अवस्था यहाँ से हिम से जल में, जल से जलवाष्प में, अर्थात ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तित हो रही है। तो जब हम इसको महसूस नहीं कर सकते हैं लेकिन अवस्था परिवर्तन हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर किसी ना किसी की ऊष्मा है जिसको हम संवेदनाओं से महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इस ऊष्मा को हमने क्या नाम दिया, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, क्यों गुप्त ऊष्मा नाम दिया, क्योंकि हम इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। जब महसूस नहीं कर सकते हैं, परंतु उस ऊष्मा के द्वारा उस पदार्थ पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ा है। वो प्रभाव किस तरीके से पड़ा है कि अवस्था परिवर्तन हुआ है। तो गुप्त ऊष्मा किस लिए महत्वपूर्ण है, अवस्था परिवर्तन में के लिए। तो अवस्था परिवर्तन किससे होगा, गुप्त ऊष्मा से। इसीलिए इसका हमने गुप्त रखा है, क्यों, क्योंकि हमको दिखाई या महसूस नहीं हो रही है, परंतु पदार्थ के ऊपर
जो प्रभाव डाल रही है वो अवस्था परिवर्तन के रूप में हमारे सामने हमको दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इसका नाम हमने गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट रखा है। जबकि संवेदनशील ऊष्मा में क्या होगा, हम तापमान महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? आप घर में आग जलाइए, आग जलाएंगे, अपना हाथ आग के पास लेके जाएंगे तो आपको क्या होगा, ताप में वृद्धि महसूस होगी। अगर आप जलता हुआ कोयला पकड़ लेंगे तो क्या आपको जलन होगी, आप जल जाएंगे। गुप्त ऊष्मा भी आप जलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा तुरंत टेम्परेचर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के प्रकार। तो ऊष्मा मैंने आपको बताया ऊर्जा का एक रूप है जो दो वस्तु पदार्थ प्रणालियों के बीच में स्थानांतरित होती है, उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर जाती है। मापन कैलोरी या जूल में होता है और इसका प्रभाव हमको, इसके प्रकार हम इसके प्रभाव के रूप में दे सकते हैं। प्रभाव क्या होगा, जब किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे तो उसका प्रभाव कैसे होगा, या तो उस वस्तु का ताप बढ़ जाएगा या ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ताप बढ़ जाएगा तो उसको महसूस कर सकते हैं, तो इसका हमारा इसमें तापीय परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आकर्षण प्रभाव या अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल में कमी हो रही है। जब तापीय परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा में यहाँ पर वृद्धि हो रही है, इसीलिए हम ये ऊष्मा महसूस कर सकते हैं। इसका नाम इसलिए संवेदनशील ऊष्मा रखा है। वहीं दूसरी तरफ आकर्षण प्रभाव या बल में कमी आने की वजह से संरचना में, वस्तु की संरचना में या उसकी जो एक मॉलिक्यूलर स्टेट है उसमें चेंज आ जाएगा। जब चेंज आएगा तो उसकी क्या अवस्था में ही परिवर्तन हो जाएगा, जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, आइस का जल में, जल का जलवाष्प में। इसीलिए उस ऊष्मा का नाम क्या रखा गया, गुप्त ऊष्मा। अब हम गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे तो गुप्त ऊष्मा भी क्या है, दो तरीके की होती है। पहली पहली गलन, एक सेकंड, मान लीजिए ठोस का जल में परिवर्तन हो रहा है तो आइस या हिम किस में परिवर्तित हो जा रही है, ठोस का द्रव जल में परिवर्तित हो जा रही है। तो 0 डिग्री पर है, पूरा जल में परिवर्तित हो गया। यहाँ टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो ये प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वहीं जो दूसरी प्रक्रिया हुई, यहां पर क्या होगा, द्रव किसमें परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। पानी का उदाहरण ले सकते हैं, जल 100 डिग्री पर बॉईल होगा, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर भी, जब तक पूरा जल जल वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता। जल वाष्प का टेम्परेचर आप आगे बढ़ा सकते हैं, जब पूरी जल वाष्प परिवर्तित हो जाएगी, पूरा जल जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, सॉरी, वाष्प, यहाँ पर गलन की होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको बुलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे बोले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि जब ठोस को हम गर्म कर रहे हैं, छोड़िए हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको बताएंगे किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हो रहा है। बस आप अभी यहाँ पे इतना ही समझिए कि गुप्त ऊष्मा क्या है, अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इसके दो फॉर्म है, एक ठोस का द्रव में परिवर्तन होगा तब इसको बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा है द्रव का गैस में परिवर्तन, यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे इसके दूसरे टॉपिक देखेंगे। तो आपको ऊष्मा समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, दो प्रणालियों वस्तुओं पदार्थों के बीच स्थानांतरित होगी, कैलोरी या जूल में मापन होगा। प्रभाव हम कैसे देंगे, तो यही प्रभाव क्या है, इसके प्रकार के रूप में हमको दिखाई देंगे कि ये ऊष्मा के प्रकार को दर्शाते हैं। क्योंकि प्रभाव हमको दो रूप में दिखाई देगा, एक या तो तापमान बढ़ेगा, तापीय परिवर्तन होगा महसूस, इसलिए हम इसको फील कर पाएंगे, इसलिए इसका नाम संवेदनशील ऊष्मा है।
दूसरा प्रभाव ये होगा कि ताप परिवर्तन हमको महसूस नहीं होगा। जब महसूस नहीं होगा तो क्या है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जब जिस ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते इसलिए उसको क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा। लेकिन कोई ना कोई प्रभाव होगा, तो प्रभाव उसका हमें अणुओं के मध्य, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल पर दिखाई देगा। क्या होगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा, इसलिए उस पदार्थ की मॉलिक्यूलर अणुआत्मक संरचना जो होगी वो परिवर्तित होगी। जब वो परिवर्तित होगी तो अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए ठोस द्रव में परिवर्तित होते हैं और द्रव गैस में परिवर्तित होते हैं। सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका क्या है, जल का। जल का जो सॉलिड फॉर्म है, ठोस फॉर्म है, वो हिम, आइस, और आइस किस में, जल में परिवर्तित होगा, और जल जलफाश में परिवर्तित हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अब गुप्त ऊष्मा की हमने दो बातें बताई, दो तरीके की गुप्त ऊष्मा के बारे में डिस्कशन करना यहाँ जरूरी है। एक, ठोस से जब द्रव में परिवर्तित होगा उस गुप्त ऊष्मा को क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरी, जब द्रव गैस में परिवर्तित होगा तो उस गुप्त ऊष्मा का क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन गुप्त ऊष्मा मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये टॉपिक है आपका ऊष्मा और ऊष्मा के प्रकार से। अब हम इसी का अगला अगला कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, किस तरीके से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ऊष्मा का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि उसका इम्प्लीमेंटेशन या उसका यूज किस तरीके का, अनुप्रयोग कहाँ पर, वायुमंडल के संदर्भ में, संदर्भ में, वायुमंडल के संदर्भ में देखेंगे। जब हम वायुमंडल के संदर्भ में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हमको इसके लिए समझना होगा वाष्पीकरण की प्रक्रिया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है कि जब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, सिंपल है, जब द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होगी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्या है यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए आवश्यक दशाएं क्या है। सिंपल आवश्यक दशा है कि जल सतह का, पहली चीज वाष्पीकरण की प्रक्रिया समझने में कि प्रक्रिया प्रारंभ होने की आवश्यक दशाएं। दूसरा, प्रारंभ होने के दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तीसरी बात, प्रक्रिया का अंत कैसे होगा या उसका प्रभाव क्या होगा। तो हम पहली बात समझने की कोशिश करेंगे कि प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। तो सिंपल, जल सतह का तापमान, तापमान को हम T से डिनोट करेंगे। इज ग्रेटर देन मतलब अधिक होना चाहिए, किससे, तापमान मान आसपास की वायु मंडल की परतों से। तो जल सतह का जो तापमान है वो क्या, जो वायुमंडल के आसपास की परतें हैं उसके तापमान से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब ये अधिक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और जब यहाँ से प्रक्रिया प्रारंभ होगी
और यहाँ से वाष्पन होगा और जल क्या है, वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाना प्रारंभ कर देगा। ये तो हो गई जल प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए आवश्यक दशाएं। जल सतह का तापमान आसपास की वायुमंडल की परतों से अधिक हो। दूसरा देखेंगे प्रक्रिया के दौरान परिवर्तन क्या क्या होंगे। प्रक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होंगे तो जल की जल की जो सेंसिबल हीट है वो वाष्प की लेटेंट हीट में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। जब जल की संवेदनशील ऊष्मा वाष्प की गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित होगी। जब ऐसा होगा इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा जल में जो उपस्थित जल में उपस्थित संवेदनशील ऊष्मा या संवेदनशील ऊर्जा क्या होगी, वाष्प की गुप्त ऊष्मा में, जल की संवेदनशील ऊष्मा वाष्प की गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित होकर वाष्प के रूप में वायुमंडल में चली जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पे, हीट का स्थानांतरण। कहाँ से, जल जल सतह से वायुमंडल में। जब ऐसा होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो जल सतह का तापमान में कमी आ जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट हम कैसे देखेंगे, जल सतह के तापमान में कमी। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। प्रक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होंगे। प्रक्रिया के दौरान जल की संवेदनशीलता वाष्प की गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होगा। उससे क्या होगा, जल की जो संवेदनशील ऊष्मा है वाष्प की गुप्त ऊष्मा से परिवर्तित होकर वाष्प के रूप में वायुमंडल में चली जाएगी। जब जल की जो ऊष्मा है, संवेदनशील ऊष्मा है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, वायुमंडल में चली गई। तो जब जल की ऊष्मा निकल गई तो जल की जो सतह है उसका तापमान में क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। तो जल की सतह के तापमान में हमको कमी होती महसूस होगी, इसलिए जल के सतह का तापमान क्या होगा, वाष्पीकरण के द्वारा कम हो जाएगा। पहला बात। दूसरी बात, सॉरी, अब वाष्पीकरण की प्रक्रिया का अंत कैसे होगा या इसका प्रभाव क्या होगा। सिंपल प्रभाव यही होगा कि प्रक्रिया का अंत जल सतह प्रभाव ये होगा कि जल सतह का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो वायुमंडल के आसपास की परतों के तापमान के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब समान हो जाएगा तो अब दोनों जगह कोई डिफरेंस बचा ही नहीं, तो नो डिफरेंस, नो डिफरेंस इन
टेम्परेचर, इसमें तापमान में, इसलिए क्या होगा, प्रक्रिया का अंत हो जाएगा और दोनों के तापमान में क्या हो जाएगी, समानता आ जाएगी। क्यों? कि वायुमंडल में जो तापमान कम था और जल की सतह का तापमान अधिक था, तो जल की सतह से जल की सतह की संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित होकर वाष्प के माध्यम से वो वायुमंडल में चली गई। तो वायुमंडल में जब गुप्त ऊष्मा का ट्रांसफर जब ऊष्मा का ट्रांसफर हो गया जल की सतह से, तो क्या हुआ, जल की सतह का तापमान कम हो गया और वायुमंडल की सतह का जो तापमान ऑलरेडी कम था, तो एक समय के बाद में ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और जब दोनों सतहों का तापमान समान हो जाएगा तो इनके बीच में कोई भी तापमान में डिफरेंस या विभेद नहीं बचेगा। जब कोई विभेद नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, प्रक्रिया का अंत, प्रक्रिया का अंत। इसीलिए आप सर्दियों में देखेंगे बारिश नहीं होगी मोस्टली जगहों पर। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जल सतह का तापमान और वायुमंडल की परतों के बीच में जो तापमान होगा वो समान हो जाता है। जब समान हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वहां पर वाष्पीकरण नहीं होगा। जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता नहीं होगी। जब आर्द्रता नहीं होगी तो संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। जब संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो बादल निर्माण नहीं होगा। बादल निर्माण नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा। वहीं गर्मियों में क्या है, जल सतह का तापमान बढ़ जाता है अधिक सूर्य प्रकाश मिलने की वजह से। सूर्य प्रकाश मिलता है, तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण स्टार्ट होगा। वाष्प जो है वायुमंडल में जाएगी, जिससे आर्द्रता बढ़ेगी। आर्द्रता बढ़ने से संघनन होगा, संघनन होकर के बादल बनने की निर्माण होगा। बादल बनने से क्या होगा, वर्षण के रूप में हमको बारिश होती दिखाई देगी। तो यही कारण है कि तापमान परिवर्तन या ताप में जो परिवर्तन है, इसकी वजह से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो आवश्यक दशाएं क्या है, ताप में पहली प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए तापमान में डिफरेंस होना चाहिए, अर्थात जल सतह का ताप वायुमंडल की परतों से अधिक हो। दूसरा क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, संवेदनशील ऊष्मा गुप्त ऊष्मा परिवर्तित होगी, इसलिए क्या होगा, जल सतह का तापमान वायुमंडल की सतह से कम हो जाएगा। तीसरा प्रक्रिया का प्रभाव या अंत कैसे दिखाएगा, तो अंत प्रभाव ये होगा कि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और इसका अंत कैसे हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो गया है, इसलिए अब प्रक्रिया प्रारंभ रहना या प्रक्रिया बनाए रखना आवश्यक नहीं है। प्रक्रिया मेंटेन रखने के लिए जो दशाएं है वो समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए प्रक्रिया का अंत हो जाएगा। ये टॉपिक यहाँ तक था। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरीके से वर्क करती है। अब अगले टॉपिक हम देखेंगे कि किस तरीके से वाष्पीकरण और संघनन जुड़े हुए हैं।